हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है इस सिलेक्शन सूत्र अकाडमी यूट्यूब चैनल पे। अ- थोड़ी देर पहले या आज से पहले हमने दो चैप्टर करवा चुका है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। ऑब्जेक्टिव जो 50-50 को, आज हम चैप्टर 3 का करवाएंगे। ये भी, इसमें भी क्वेश्चन नंबर कितना है, 50 रहेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा देर हम नहीं लेना चाहेंगे। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होती है, बताइए। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है, तो एसआई इकाई क्या होती है बताइए, तो इसका एम्पियर। एसआई विद्युत धारा के लिए मात्रा क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। अब बताइए वोल्ट किसका मात्रक होता है, बताइए तो। हमारा जो वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट। वोल्ट मात्रक होता है विभव का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभव का होता है। ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक है, बताइए, प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ठीक है, और हम ऑप्शन डी में है वाट। वाट किसका मात्रक होता है, बताइए, शक्ति का, ऊर्जा का, शक्ति का। किसका मात्रक होता है ये, शक्ति का। किसका मात्रक है ये, शक्ति, शक्ति का होता है। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हम लोग चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, बताइए। सेकंड क्वेश्चन है चालकों का, क्या है पे सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, चालकों में विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है। यानी जो हमारा जो चालक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई क्या है, चालक है, हमारा क्या है, चालक है। ये हमारा क्या है, चालक है। तो बताइए चालक में जो है, इसमें जो धारा प्रवाहित होगा ये किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में है प्रोटॉन के कारण, बी में है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, सी में है न्यूट्रॉन के कारण, डी में है धनात्मक आयन के कारण। बताइए, हमने क्लास में बताया होगा कि चालकों में जो विद्युत धारा जो होता है किसके कारण प्रवाहित होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण अति प्रवाहित होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मेरा बी क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर। चालकों में विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है, किसके कारण होता है, तो विद्युत धारा के कारण। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम किन परिस्थितियों में मान्य है। ऑप्शन ए में है जब तापमान लगातार बदल रहा हो, बी में है केवल उच्च तापमान पर, सी में स्थिर भौतिक परिस्थितियों और तापमान पर, डी में है अर्धचालकों के लिए हमेशा। इसको याद रखिएगा, जो ओम का जो नियम है, जो हमेशा कौन सा परिस्थितियों में हमेशा मान्य होता है, तो ये होता है स्थिर भौतिक परिस्थितियों और तापमान पर। कौन सा, स्थिर भौतिक परिस्थिति और तापमान पर ये हमेशा क्या होता है, मान होता है। यानी ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन मेरा सी द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिरोधकता का मात्रक, बताइए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ठीक है, तो बताइए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा इसका आंसर कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी धातु के तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, किसी भी यदि किसी धातु के तार की यदि लंबाई दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होता है, तो 4 गुना हो जाता है। कितना गुना बढ़ जाएगा, ये 4 गुना होता है। इसको याद रखिएगा, जब उतना प्रतिरोध आर बराबर होता है 2 इंटू में एल होता है। यानी कि बाद में मान लीजिए आप, यदि प्रतिरोध को अगर हम दुगना करते हैं, सॉरी, यदि हम लंबाई को, किसी भी चालक तार का लंबाई को यदि दुगना करेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तापमान बढ़ाने पर धातु के प्रतिरोध क्या होता है, बताइए। किसी भी यदि कोई भी धातु है, धातु का यदि तापमान बढ़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका जो प्रतिरोध है उसका मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है, ऑप्शन बढ़ जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता क्या बढ़ती है। ऑप्शन ए घटती है, बी बढ़ती है, सी समान रहती है, डी शून्य हो जाती है। बताइएगा, तापमान बढ़ने पर जो अर्धचालक की विद्युत चालकता ही बढ़ती है, जैसे विद्युत चालकता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, कोई भी अर्धचालक है, यदि उसको यदि हम गर्म करेंगे या उसको टेम्परेचर देंगे तो उसमें चालकता की गुण क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है, धारा घनत्व किस प्रकार की राशि होता है। धारा घनत्व किस प्रकार की राशि होता है, या एक सदिश राशि है, कौन सा राशि है, सदिश राशि। धारा घनत्व कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। ठीक है, चलते को नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र ई में क्या संबंध है, बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन ए में है वी समानुपाती ई स्क्वायर, वी डी समानुपाती ई, वी डी समानुपाती 1/में ई, और डी में वी डी विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। यानी ये हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है, ये होता है बी, ये होता है वी डी समानुपाती ई। क्या होता है, वी डी समानुपाती ई। यहाँ से हमने एक बताया भी होगा, धारा बराबर नियमावली बताया था, ए एन ई ए भी डी। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, जो किसके, जो धारा इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग
और विद्युत क्षेत्र ई में क्या संबंध है, तो जो वीडी होता है ई के समानुपाती होते हैं, जो अपवाह वेग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि का नियम, प्रथम नियम को क्या बोला जाता है, संधि का नियम ही कहा जाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी द्रव संरक्षण के सिद्धांत पर। इसको याद रखिएगा, जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें एक है सॉरी आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। सॉरी माफ कीजिएगा, गलती से बी पे टिक लग गया, ठीक है। इसका जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमसे गलती बुला गया था, सॉरी, कभी कभी बहुत दिक्कत होता है, नहीं जी बोलना चाहेंगे कुछ और बुला जाता है कुछ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, नहीं चलिए माफ कीजिएगा, इसको फिर से करवाते। देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर। और हमारा जो एक होता है, देखिए एक किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको संधि का नियम कहते हैं, और एक किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। किरचॉफ का कौन सा नियम होता है, एक होता है द्वितीय नियम जिसको हम लोग बंद पास का नियम, जिसको हम लोग बंद पास का नियम बोलते हैं, जिसको हम लोग बंद पास का नियम भी कहते हैं। और जो बंद यानी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा, ऊर्जा के, अगर द्वितीय नियम बोलेगा द्वितीय के नियम, अगर द्वितीय के नियम बोलेगा बंद पास का नियम, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। ये जो मेरा सिद्धांत पर कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, 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 ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो प्रथम नियम है, और कौन सा नियम है, जो प्रथम नियम है किस सिद्धांत, प्रथम नियम मेरा कार्य करता है किस सिद्धांत पे, तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर। याद रखिएगा, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे, किस पे, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे। और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कौन सा, किरचॉफ का कौन सा नियम, पहला है द्वितीय, तो द्वितीय का नियम, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर, और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे हम यहाँ पे गलती टिक लग गया था, ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा, सही होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम आ गया ना जी, किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद पास का नियम या लूप का नियम बोलते हैं। इसका आंसर कौन बताया, द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या है टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन ए जब सेल चार्ज हो रहा हो, जब सेल धारा ली जा रही है डिस्चार्जिंग यानी चार्जिंग से क्या हो रहा है, यानी मान सकते हैं खपत हो रहा है। ऑप्शन सी में जब परिपथ कैसा हो, खुला हो। और डी में हमेशा कम ही होता हो। तो याद रखेगा, यदि कोई भी टर्मिनल विभवांतर है और सेल के विद्युत वाहक बल से पूछा कम, सेल के विद्युत वाहक बल से कब कम होता है, तो याद रखिएगा सेल का जो विद्युत वाहक बल से कब कम होता है, जब कोई भी सेल है वो क्या कर रहा है, अपनी खपत कर रहा है, अपनी क्या कर रहा है, ऊर्जा को या बोल सकते हैं कि डिस्चार्जिंग हो रहा है, यानी उसका ऊर्जा खपत हो रहा है। इसका डिस्चार्जिंग यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, जब सेल से धारा ली जा रही हो तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है बताइए। व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए, ऑप्शन ए केवल उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी केवल निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी अज्ञात प्रतिरोध, ऑप्शन डी में कौन सा विद्युत वाहक। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे बउआ, यहाँ पे क्या बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग है किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है उच्च धारा, बी में है निम्न धारा, सी में अज्ञात प्रतिरोध, डी में विद्युत वाहक बल। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर कौन सा हो गया, तो अज्ञात प्रतिरोध होगा। क्या अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध बेसिकली क्या होता है कि एकदम बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम प्रतिरोध, लगभग क्या होता है 0.0 समथिंग कुछ होता है, 0.00012 इसी तरह से करके कुछ होता है। अगर यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन में पता है क्या रहता है, बोल देगा कि उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध दोनों कभी कभी ऑप्शन में रहता है, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध। तो याद रखिए अगर ऐसा रहा तो कभी कभी ये भी ऑप्शन मेरा क्या सही है, लेकिन इस यहाँ पे कौन सा है अज्ञात प्रतिरोध, ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलते हैं कहाँ हम लोग, अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करता है, एक सेकंड इसको डिलीट कर देते हैं, बताइएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब समान मान के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है तो उनका श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध क्या है। ऑप्शन ए में हमारा कौन सा है 6 ओम, बी में है 18 ओम, सी में है 9 ओम और डी में हमारा कौन सा है, तो डी में हमारा कौन सा है 2/3 ओम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा बाबू, अब ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या है देखिए, तो समान मान के लिए देखिए 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना है
2 ओम है तो उनका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना। याद रखिएगा, यदि कभी भी प्रतिरोध समान हो, कभी भी प्रतिरोध कैसा हो, समान हो, कभी जो मेरा जो प्रतिरोध हो कैसा हो, समान हो। मेरा प्रतिरोध यदि मान लेते हैं कि प्रतिरोध हमारा क्या हो, एक समान हो, प्रतिरोध मेरा कैसा हो, एक समान हो, तो याद रखिए जो समानांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है यानी आरपी यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस, यानी जो समांतर प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आर बटा में एन होता है। आर बटा में क्या होता है, एन होता है। तो आप बताइए हमारा समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ समानांतर क्रम के लिए, देखिए यहाँ पे 2 ओम, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 ओम, तो यहाँ पे रख दीजिए कितना ओम हो गया, 2 ओम बराबर। हमको क्या निकालना है, अगर प्रतिरोध हम निकाल लेंगे तो श्रेणी क्रम का भी मान निकाल जाएगा। तो बताइए यहाँ पे प्रतिरोधों की संख्या कितना दिया हो, देखो तो 3 प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोधों की संख्या कितना है, एन बराबर कितना है मेरा 3 है। तो बताइए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर का मान कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 3 दूना का 6, यानी एक मेरा जो होता है एक जो प्रतिरोध का मेरा कितना प्रतिरोध है, आर बराबर में 6 ओम है। ये तो मेरा निकल गया आर बराबर। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, श्रेणी क्रम, क्या पूछा, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम को याद रखिएगा, श्रेणी क्रम के यदि पूछा है हमारा, तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, अगर समान प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम यानी कि सीरियल रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला एन इंटू में आर होता है, एन इंटू में क्या होता है आर, एन इंटू में क्या होता है आर होता है, ठीक है। आर एस बराबर एन इंटू में आर होता है। तो बताइए यहाँ पे जो हमारा जो आर एस है, ठीक है, आर एस बराबर एन आर, तो आर एस तो हमको निकालना है, एन कितना प्रतिरोध है बताइए, 3 प्रतिरोध, 3 को है। अब बताओ आर बराबर कितना निकालें, 6 ओम, तो छतरी कितना आ गया यहाँ पे 18, छतरी 18। तब बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा, 18 ओम, 18 ओम इज द राइट आंसर। कौन सा, 18 ओम, यही हमारा क्या होगा, 18 ओम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। गतिशीलता, गतिशीलता की ऐसे इकाई क्या होती है, यानी गतिशीलता का मात्रक क्या होता है, याद रखेगा गतिशीलता का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटा में वोल्ट इंटू में सेकंड होता है। क्या होता है, वोल्ट इंटू में सेकंड। जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मीटर -2 वोल्ट -1 और एस -1। तो बताइए तो ऑप्शन में कौन सा है ये दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए किधर है, यहाँ पे है, ऑप्शन ए में। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोधों पर, कार्बन प्रतिरोधों पर बनने रंगीन बैंड्स यानी कलर कोडिंग में तीसरा बैंड किसे दर्शाता है। देखिए ये जनरली एग्जाम में हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम है इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, बट हमने पहले ही आपको बोला था कि इस जो 50 क्वेश्चन है 0 से हाई लेवल तक है। अगर इसमें यदि बोर्ड एग्जाम में हाई पेपर भी करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से लेवल से करता है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है हाई लेवल का, हाई लेवल के, ये चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है बट है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन प्रतिरोध पर बने रंगीन बैंड्स में तीसरा बैंड किसे दर्शाता है। प्रथम सार्थक अंक, द्वितीयक सार्थक अंक, तीसरा है ऑप्शन सी में दशमलव गुणांक, ऑप्शन डी में है सहायता सीमा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, कार्बन प्रतिरोध पर बने रंगीन बैंड्स में कितने बैंड्स किसे दर्शाता है, यानी तीसरा जो बैंड है, तीसरा जो बैंड किसे दर्शाता है। तो याद रखना ये मल्टीप्लायर को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, मल्टीप्लायर को, किसको दर्शाता है, मल्टीप्लायर को दर्शाता है, यानी गुणांक को, दशमलव गुणांक को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, तो सही है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, तो सही है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी कार्बन प्रतिरोध पर कोई चौथा बैंड ना हो तो उसकी सहनशीलता क्या होती है। यानी चौथा बैंड यदि नहीं हो तो उसका सहनशीलता, कोई जो कार्बन प्रतिरोध यानी कलर कोड जो है, तो कलर कोड का यदि चौथा बैंड नहीं है, यानी जो मेरा फोर्थ जो है, यानी कि टॉलरेंस हमको पता निकालना है कि टॉलरेंस इसमें क्या होगी, और चौथा बैंड जो फोर्थ बॉन्ड है यह क्या नहीं होता, याद रखिएगा यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, ये जो होता है 20%, यहाँ पे ±20%, ठीक है, ±20%। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ±20%, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीटर सेतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए ओम के नियम पर, बी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर, सी जूल के ताप नियम पर, डी फैराड के नियम पर। नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, किस पर कार्य करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर। किस पर, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन मीटर सेतु किस पर कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नंबर बी क्या है, सही है। किस पर, कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है मीटर सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु, इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत परिपथ की शक्ति का सूत्र क्या होता है। बताइए किसी विद्युत परिपथ का जो शक्ति का सूत्र है वो क्या होता है, जो शक्ति का सूत्र होता है क्या होता है, बताइए जरा। किसी भी परिपथ जो है, एक सेकेंड यहाँ पे आ जाओ राइटिंग, चलो देखो यहाँ पर क्या है, किसी
किसी विद्युत परिपथ की शक्ति का सूत्र क्या है, यानी पावर। पावर वाला बताइए क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा हूँ, पी बराबर में होता है वी स्क्वायर बटा में आर, वी स्क्वायर बटा में आर। ये क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा में आर। बताइए वी हमारा क्या है, विभवांतर, आर क्या है हमारा प्रतिरोध, आर हमारा क्या है प्रतिरोध है, आर हमारा क्या है तो प्रतिरोध है, और भी हमारा क्या है तो विभवांतर, भी हमारा क्या है तो विभवांतर है, विभवांतर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसका सही मेरे कौन सा, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कौन सा होगा, बी स्क्वायर अपन में आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है, बताइए किसके बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुणा 10 के पावर 5 जूल, 10 के पावर 3 जूल और 360 जूल। तो किसके बराबर होता है बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धातु के चालक के लिए धारा आई और विभवांतर भी के बीच ग्राफ कैसा होता है, बताइए। तो किसी चालक के लिए धारा है और विभवांतर है या विभवांतर के बीच में है, ग्राफ कैसा होता है बताइए। अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा है आई है, ये हमारा आई है मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है विभव, यानी मान लेते इधर विभव है, इधर क्या है धारा है। तो बताइए, तो आपने पढ़ा होगा ओम के नियम में जो भी होता है समानुपाती होता है किसका, आई का, सॉरी यानी आई समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई, आई यार। ठीक है, यहाँ पे यानी भी जो समानुपाती किसका होता है, आई का होता है। यानी कहने का मतलब है जब धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, या जब इसका मान बढ़ाएंगे तो ये वाला बढ़ेगा, और इसका मान घटाएंगे तो इसका मान घटेगा। तो क्या बोल सकते हैं, अगर बाय जब मान लेते हैं तो अगर विभव का मान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आई का मान बढ़ेगा। यही जो ग्राफ में होता है एक सरल रेखा होता है, कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, ये कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी आई और विभवांतर के बीच का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है, कौन सा रेखा होता है, सरल रेखा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए मेरा सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध क्रांतिक ताप पर कितना हो जाता है। तो बताइए क्या होता है, यदि अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोध जो है क्रांतिक ताप पर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है बताइए। ऑप्शन ए में है अनंत, बी में है शून्य, सी में है बहुत अधिक और डी में है अधिक, डी में है अपवर्तित, डी में क्या हमारा, डी में है अपवर्तित। तो बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है, बताइए कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद करेंगे इसको, यदि अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध क्रांतिक ताप पर कितना हो जाता है तो शून्य हो जाता है, कितना हो जाता है, शून्य। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करनी पड़ती है। ऑप्शन ए तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए, बी तार की लंबाई घटानी चाहिए, ऑप्शन सी सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ के मतलब होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, कम करना चाहिए, और डी में है मुख्य परिपथ में धारा बढ़ानी चाहिए। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो तार की लंबाई को बढ़ानी चाहिए। इसको याद रखिए, तार की लंबाई को क्या करनी चाहिए तो बढ़ानी चाहिए। विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तो तार की लंबाई की बढ़ानी चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे, विद्युत चालकता की इकाई, विद्युत चालकता का मात्रा क्या होता है बताइए। विद्युत चालकता की मात्रा क्या होता है, याद रखिएगा, जो विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वह होता है प्रति ओम मीटर होता है, क्या प्रति ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए में है ओम मीटर, बी में है प्रति ओम मीटर इंटू मीटर, सी में है ओम प्रति मीटर और डी में है ओम प्रति मीटर। ऑप्शन सी और डी दोनों सेम ही है जी। ठीक है, कोई नहीं, इसका आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी मेरा सही होगा। ठीक है, यानी क्या होता है 1 में इसका ओम होता है, ओम इंटू में क्या होता है तो मीटर होता है। जब इसको निकालेंगे तो क्या होगा ओम, यानी कि यहाँ पे ओम माइनस और मीटर माइनस। ठीक है, यानी जो मेरा विशिष्ट चालकता का जो इकाई ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है प्रति ओम इंटू मीटर होता है, प्रति ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या है, तो बी हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, सी में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, डी में है उपयोग सभी पर। याद रखिए, जो प्राथमिक सेल का ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, याद होगा आप लोग को, ये किसी प्राथमिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है तो इलेक्ट्रोड के बीच के जो कितना गैप है इस तरह से होता है। देखिए बताते हैं आपको, ये वाला डायग्राम आप लोगों को पढ़ा होगा, ध्यान में आएगा तो ठीक है। देखिएगा एक इस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें क्या होता है बिलियन होता है, इसमें क्या होता है तो बिलियन, इसमें क्या होता है बिलियन होता है। और एक यहाँ से एक तार अति होता है, एक मान लीजिए एक क्या बोल सकते हैं एक खंभा की टाइप का एक तार होता है जो एक तांबा का होता है, यानी एक कॉपर का होता है, एक जिंक का होता है।
और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक इसका इलेक्ट्रोड होगा और इसका इलेक्ट्रोड। ध्यान दिया, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। अब विद्युत अपघट्य की संरचना पर भी, सॉरी सांद्रता पर भी निर्भर करता है, और डूबे हुए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर मेरा डी क्या है? सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द। क्या है हमारा क्वेश्चन? 2 समान सेल, क्या है हमारा है क्वेश्चन? 2 समान सेल, प्रत्येक का जो ईएमएफ ई तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर है, और समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो प्रभावी ईएमएफ क्या होता है? तो इसको ध्यान रखेगा, इसका एक फार्मूला होता है बाबू, जो ईएमएफ का जो प्रभावी जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ बराबर, जो एक फार्मूला क्या होता है याद रखेगा, होता है यहाँ पे E1 प्लस में E2 बटा में, सॉरी यहाँ पे R1 और R2 होगा ये। ठीक है, रुक जाइए एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे E1 और बटा क्या होता है? 1 बटा में होता है R1 प्लस में 1 बटा में होता है R2। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सेल जो क्या है? समान सेल है। कैसा है यहाँ पे? समान सेल। समान सेल कहने का मतलब है जो मेरा E1 है वो बराबर होगा किसके? E1 जो होगा बराबर होगा E2 के। E1 बराबर किसको होगा? E2 के। अब रहा हम मान लेते हैं E, क्या मान लें यहाँ पे? E है। ठीक है, E1 है, और मेरा जो R1 है बराबर किसका है? R2 के। ठीक है, किसके बराबर है? R2 के, और बराबर है ये R के। तब चलिए यहाँ पे बैठाते हैं। ओके, E1 भी हमारा कितना है? E है। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा? R, और प्लस में क्या होगा यहाँ पे? E ही होगा। क्या होगा यहाँ पे? E, और बटा में R हो गया, और यहाँ पे मेन बटा, यहाँ पे 1 बटा में क्या हो जाएगा? R, और प्लस में 1 बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो R हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या कर सकते हो, ऊपर उसको एलसीएम निकालिए। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका। ठीक है, देखिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होगा हमारा? 2E हो जाएगा, एलसीएम नहीं सॉरी 2E अपॉन में R। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा? 1 1 2, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R से R ये खत्म, और 2 से 2 यहाँ पे खत्म। क्या बच गया मेरा? E। क्या बच गया मेरा? ये तो E बच गया। E ऑप्शन कहीं पे है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड अभी निकालना ही है क्वेश्चन, कहाँ से आएगा? चलिए देखते हैं हम लोग, इसका आंसर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। बी हमारा क्या है? तो सही है। बी हमारा क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिए, बी हमारा क्या है? तो सही है। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमिक टकराव औसत समय क्या कहते हैं? बताइए, ये हमने किया है। बताइए यहाँ पर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 क्रमिक मतलब लगातार के टकराव के बीच औसत समय को क्या बोलते हैं? श्रांति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रांति काल, रिलेक्शन टाइम बोलते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? तो टाउ से। किससे सूचित करते हैं? तो टाउ से। यानी इसका कौन सा आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक, बी इज द राइट। ये हमारा क्या है? तो सही है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए? इसका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? फ्यूज तार की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए? बताइए, जो फ्यूज तार है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए? बताइए, तो फ्यूज तार की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, ऑप्शन बी निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, ऑप्शन डी निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। याद रखेगा, किसी भी जो फ्यूज तार है उसका प्रतिरोध हमेशा हाई होना चाहिए और गलनांक हमेशा क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मीटर सेतु का तार आमतौर पर किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीन या कॉन्स्टेनन, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में एल्युमिनियम। याद रखिएगा, जब हम सब्जेक्टिव क्लास में पढ़ाए हैं तो उसमें हम लिखवाए थे, जब मीटर सेतु का जो तार है किससे बना होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेनन का। किसका बना होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेनन का बना होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी बंद परिपथ में विभव मापी कोई धारा नहीं लेता है, तब यह क्या मापता है? ऑप्शन ए टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन बी वास्तविक विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन डी कुल प्रतिरोध। बताइए, इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा इसका बी, वास्तविक विद्युत वाहक बल नापता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों? जबकि इसकी एक निश्चित दिशा होती है। देखिए, सदिश का एक दो होता है, या तो उसका सदिश में क्या होता है कि सदिश में परिणाम दिशा दोनों होती है, लेकिन इसमें विद्युत धारा में डायरेक्शन है, बट इसमें एक जो आपने पढ़ा 11th क्लास में पढ़ना था कि जो सदिश का इसका नियम है, मतलब कौन से नियम को पालन करेगा, तो हम मानेंगे कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो इसके अकॉर्डिंग बताइए यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए में क्योंकि वह अदिश गुणनफल से बनती है, बी में क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, ऑप्शन सी में क्योंकि
क्योंकि इसका कोई परिमाण नहीं होता है। ऑप्शन डी में है यह एक सदिश राशि ही है, अदिश नहीं है। लेकिन ऑप्शन क्या है, यह जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है बताइए। विभव प्रवणता का फॉर्मूला हमने बताया था। विभव प्रवणता का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है बताइए। विभव प्रवणता का मात्रक पूछा, बताइए आपने। विभव प्रवणता बराबर याद होगा किसी को होगा तो क्या होता है, यहाँ पे होता है एक याद क्या होगा, माइनस चाहे मान लीजिए प्लस भी होता है, माइनस वाला डी वी अपॉन में डी आर। डी वी अपॉन में क्या होता है, डी आर, डी वी अपॉन में डी आर। तो बताइए भी हमारा क्या विभव है, भी हमारा क्या है विभव है। तो विभव के लिए मात्रा क्या आता है बताइए, वोल्ट आता है। विभव के लिए मात्रा क्या आता है, वोल्ट। और क्या आर हमारा क्या है, दूरी चाहे त्रिज्या, दूरी के लिए मात्रा क्या होता है, मीटर आता है। तो क्या होता है, इसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन ए में है क्या जी, ऑप्शन ए में वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी में वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी में वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, डी में है एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी इज द, इसका आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट। वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर याद रखिएगा। विद्युत प्रवणता कैसा मतलब क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, घरेलू विद्युतीय वायरिंग में सभी उपकरण किस क्रम में होते हैं। घरेलू का जो हमारे घर में जो वायरिंग किया जाता है तो कौन सा उपकरण होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है या श्रेणी क्रम में। तो याद रखिएगा जो हमारे घर का जो तार है वो समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। कितना क्रम में जुड़ा होता है, कौन से क्रम में, तो समानांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ए में श्रेणी क्रम, बी में समानांतर क्रम, सी में निश्चित मिश्रित क्रम और डी में है किसी भी क्रम में जोड़े जा सकते नहीं। तो यह किस क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा बताइए। अभी हमने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि 1 ओम 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए, यानी एक ही ओम क्या है, 4 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो बताइए कौन सा क्रम में बोला है, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम। बताइए मेरा बोला यहाँ पे समानांतर क्रम, कौन सा क्रम बोला, समानांतर। तो बताए थे यदि प्रतिरोध सेम है तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आरपी बराबर, यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, आर बटा में एन। क्या होता है, आर बटा में क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो बताइए प्रतिरोध कितना ओम दिया हुआ, 1 ओम, और मेरा संख्या कितना दिया हुआ है, 4, और 4 में यदि डिवाइड करें तो कितना मतलब डिवाइड होगा, 0.25, 0.25। तो मेरा यही मेरा कौन सा होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 4, बी में 1, सी में कितना 0.25। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल की सही बीमा क्या है। ऑप्शन ए में ए एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, बी में ए एल टी माइनस 2 ए माइनस 1, सी में ए एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, डी में ए माइनस 1 एल माइनस 2 टी 3 ए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए। इसका जो विद्युत वाहक बल का जो बीमा होता है ए एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। मिश्र धातु है जैसे मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, अत्यंत उच्च और धनात्मक, ऋणात्मक, अत्यंत कम और नगण्य और धनात्मक। याद रखिएगा जो मिश्र धातु है उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वह धनात्मक होता है और अत्यंत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके टर्मिनल का विभवांतर क्या होता है। ऑप्शन ए 0 हो जाता है, बी में उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, सी में उसके ईएमएफ से कम होता है, और डी में अनंत होता है। तो याद रखिएगा कोई भी सेल यदि खुले परिपथ में होता है तब उसके जो टर्मिनल का जो विभवांतर है वह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओमियो चालक, यानी ओमियो, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओमिक चालक, यानी कंडक्टर का एक आदर्श उदाहरण कौन सा है, डायोड, ट्रांजिस्टर, तांबे का तार या विद्युत अपघट। तो बताइए इसका याद रखेगा, इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। बताइए कौन सा इसका सही होगा जी, कमेंट में आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। बताइए ये होगा तांबे का तार। क्या होगा, तांबे का तार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने की घटना क्या कहलाती है बताइए। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने की घटना क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सीबैक पर हो, ऑप्शन बी धारा का तापीय पर हो, ऑप्शन सी फिल्टियर पर हो, ऑप्शन डी रासायनिक पर होता है। ये क्या होगा, तो धारा का तापीय प्रभाव होगा, धारा का तापीय प्रभाव। याद रखेगा विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए किसका कौन सा यंत्र होता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा बदल देता है। याद रखिएगा हीटर। ठीक है, हीटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो इसका आंसर को है धारा का तापीय प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चालक के अंदर थर्मल वेग का औसत मान कितना होता है, 10 के पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। 0 होता है, 10 के पावर 4 होता है, प्रकाशीय चाल का प्रभाव। याद रखेगा जो थर्मल वेग का जो औसत मान होता है वो 0 होता है, और कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्युत अपघट के भीतर विद्युत चालन किसके द्वारा होता है, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयनों के कारण, केवल प्रोटॉन के कारण, छिद्रों के कारण। याद रखेगा इसमें विद्युत अपघट के भीतर जो विद्युत चालन जो होता है वो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों आयनों के द्वारा होता होगा। ऑप्शन 41, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41। ओके, एक सेकेंड, बताइए क्या होगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों आयन होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए धातु चालक के लिए धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र ई के बीच का संबंध क्या होगा। ये आप सब पढ़ा होगा। ऑप्शन ए में है जे बराबर में सिग्मा इंटू में ई, जे बराबर में ई बटा में सिग्मा,
जे बराबर सिग्मा बटा में ई और जे बराबर में सिग्मा अपन में ई, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाइयों का अनुपात 1:2 है तथा व्यास का अनुपात 2:1 है, तो उनके जो प्रतिरोध का अनुपात होगा क्या होगा? 1:4, 1:8, 8:1 या 4:1। इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर होगा, 1:8। कैसे होगा? देखिए, एक जो पदार्थ है दो तारों की लंबाई का अनुपात कितना है? तो दो तारों का जो अनुपात है वह 1:2 है। और क्या व्यास का अनुपात कितना बोला है बताइए? जो व्यास का अनुपात बोला है वो क्या बोला है? बोलिए जरा, जो व्यास का अनुपात क्या बोला है? व्यास का अनुपात है 2:1 है। इसको देखिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे जो लंबाई, दो तारों की लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? यानी कि L1 बटा में L2, ठीक है। कितना दिया हुआ है बताइएगा? 1/2 दिया हुआ है। और उसके व्यासों का अनुपात यानी कि क्या दिया हुआ है? D1 बटा में D2 बराबर में क्या होता है? 2/1 दिया हुआ है। याद रखिएगा, कभी भी जो अनुपात व्यास का होता है, वही अनुपात किसका होता है? त्रिज्या का। जो अनुपात व्यास का होता है वही अनुपात किसका होता है? त्रिज्या का भी होता है। तो त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो निकलेगा R1 अनुपात R2 का क्या हो जाएगा? 2:1 ही होगा। क्यों? ताकि जो अनुपात व्यास का होगा वही अनुपात किसका होगा? तो त्रिज्या का होगा, ठीक है। आप चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, याद रखिएगा, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे L1 बटा में L2, ठीक है, इंटू में होता है यहाँ पे R2 बटा में R1 के होल स्क्वायर। दोनों के पूरा के क्या कर देना है यहाँ पे? स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए, सॉल्व करिए इसको। क्या होगा? R बराबर L1 बटा में L2 का अनुपात कितना दिया? 1:2 दिया हुआ है। और गुने ये कितना हुआ बताइए तो? R2 कितना दिया हुआ है जी? R2 मेरा दिया हुआ है 1, R1 कितना दिया हुआ है? 2। दोनों का क्या करना है हमको? स्क्वायर। दोनों को क्या करना है? तो स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए तो? 1/2 और गुने में 1/2 का स्क्वायर 4। अब इसको आगे सॉल्व करिए। 1/में कितना आ गया? 8, यानी कितना आ गया जी? 1:8। तो मेरा ऑप्शन कौन सा है? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 45 निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पूर्ण रूप से किरचॉफ के लू पर आधारित है? बताइए, किरचॉफ के लू पर कौन आधारित है? मीटर, विभवमापी, वोल्टमीटर या जनरेटर? तो याद रखिएगा, जो किरचॉफ के नियम पर, जो किरचॉफ के लू पे नियम पर कौन सा आधारित है? तो विभवमापी। कौन सा आधारित है? तो विभवमापी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या विभवमापी संतुलित अवस्था में मापे जा रहे सेल से कोई धारा लेता है? ऑप्शन ए हाँ, बहुत अधिक धारा लेता है। बी नहीं, शून्य धारा लेता है। सी में शुरुआत में लेता है, बाद में नहीं। ऑप्शन डी में होता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो इसको याद रखिएगा, जो विभवमापी है संतुलित अवस्था में जो मापे जा रहे हैं, तो सेल का जो कोई भी जो धारा जो है वो करंट नहीं लेता है, कोई भी करंट नहीं लेता है, यानी कि शून्य धारा लेता है, यानी नो करंट लेता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? यदि 220 वोल्टेज पर चलने वाली दो बल्बों की शक्तियां क्रमशः 40 वोल्ट और 60 वोल्ट है, तो किसी बल्ब का जो प्रतिरोध अधिक होगा। ये देखो, इसको बनाने का तरीका तो लंबा जाता है, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट बताते हैं कि कैसे ये बनेगा। देखिए, याद रखिएगा। बताइए आप ही, जब फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या फार्मूला है बताइए तो? पी बराबर हमने पढ़ा है V² होता है, ठीक है। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेरा जो P जो पावर है, जो 1/r है, एंटी प्रोपोर्शनल है। बोल सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे अगर इस तरह से करेंगे तो यानी कि जब जितना प्रतिरोध का मान को, यदि प्रतिरोध बड़ा रहेगा तो शक्ति मेरा कम, पावर मेरा क्या लगेगा? कम लगेगा। और प्रतिरोध यदि मेरा छोटा रहेगा तो शक्ति मेरा क्या लगेगा? अधिक लगेगा। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब यही ना होता है, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा, और ये यदि छोटा है तो ये क्या रहेगा? बड़ा। तो बताइए, यदि प्रतिरोध, यदि यहाँ पे मेरा प्रतिरोध छोटा रहेगा तो पावर का मान बढ़ेगा, ठीक है। और प्रतिरोध यदि बड़ा रहेगा तो पावर का मान घटेगा। तो ऑप्शन में बोला है कि यदि 220 वोल्ट पर चलने वाले दो बल्बों की शक्तियां क्रमशः 40 वाट है, एक की शक्ति 40 वाट है और दूसरा की शक्ति कितना वाट है? 60 वाट है। तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? तो बताइए, यहाँ पे बताइए 40 वोल्ट है, ठीक है। तो 40 वोल्ट है और मान लेते प्रतिरोध लेते हैं, यानी क्या है? यदि इसका प्रतिरोध, यदि यहाँ पे इसका पावर का मान यदि मान लेते हैं कम है, पावर का मान क्या है दोनों में? ये ऑप्शन 40 और 60 में कम कौन है? 40 कम है। तो यदि इसका 40 यदि कम है तो प्रतिरोध का मान क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और 60 वाले में कंडीशन में क्या बड़ा है तो प्रतिरोध का मान कम। एक क्वेश्चन में पे क्या पूछा है कि प्रतिरोध मेरा अधिक होगा, तो क्या किस वाट कौन से पर होगा? 40 वाट वाला पे होगा कि 60 वाट वाला पे? तो कम वाला कौन है? तो 40 वाट। 40 वाट वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 40 वाट वाले बल्ब का, 60 वाट वाले बल्ब का, या दोनों का प्रतिरोध बराबर होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 40 वाट वाले बल्ब का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? तो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर है, किसी तार की प्रतिरोधकता किस कारण पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए तार की लंबाई पर, बी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी तार के पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर, ऑप्शन डी तार के
द्रव्यमान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो किसी तार की जो प्रतिरोधकता है किस कारण पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करता है तार की लंबाई पर, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या तार के पदार्थ की प्रकृति पर, या तार के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो याद रखिएगा यह जो है तार के पदार्थ की प्रकृति और तापमान दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रॉन नियत विभवांतर के प्रभाव में एक चालक के भीतर गति करता है, तो इसका मार्ग कैसा होता है? इसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका मार्ग कैसा होता है? तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। विद्युत सेल मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है? विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का। जो विद्युत सेल किसका होता है, किसका स्रोत है जी? ऊर्जा का ना। विद्युत का सेल हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा को याद रखिएगा। विद्युत सेल का काम क्या होता है? विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। जब n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध Rs और समांतर क्रम में Rp है, तो Rs बटा में Rp का मान क्या निकालना है? चल देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे सॉल्व करते। देखिए क्या पूछा यहाँ पे कि n समानांतर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध। अभी हमने बताया था कि यदि यहाँ पे हमको निकालना है क्वेश्चन में Rs बटा में Rp निकालना है। ठीक है, बताइए, हम बताए थे जब प्रतिरोध समान हो और n हो, यानी जब n समान का सॉरी इस संख्या n हो और प्रतिरोध क्या समान हो तो Rs, यानी कि सीरीज के लिए क्या बताया था? n इंटू में r बताया था। और Rp के लिए क्या बताया था? बोलिए, 1 क्या बताया था? बताइए, r बटा में n। क्या बताया था? r बटा में n, r बटा में n बताया था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे r से r क्या हो गया? खत्म हो गया। और पहले से तीसरा में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो n में n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा है? बी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन हमारा बी है राइट आंसर। समझ में आया जी? आप बताइएगा आपका इस सेशन का वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा नहीं लगा। ठीक है, आप लोग अपना अपना राय जरूर दीजिएगा कि जो सेशन है कैसा लगा। हम मानते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत हमसे गलतियां हुई है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, बट कोशिश करेंगे कि आगे से जो छोटी मोटी जो गलतियां होती है वो भी गलती ना हो। ठीक है, थैंक यू।